हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर ट्रेसिंग चेंजेज थ्रू ए 1000 ईयर का फर्स्ट पार्ट का हिंदी समरी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। यहाँ ऊपर जो मैप दिया गया है इस पर अगर हम लोग नज़र डाल लें, ठीक है, तो हमें अलग अलग यहाँ पे भूचित्र कुछ सेक्शन दिखाई देंगे। इसमें बताया गया है पहले चित्र में कि 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का ये एक हिस्सा है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। अरब भूगोलवेत्ता अल इंद्रिसी ने 1154 में इस मैप को बनाया था। यहाँ जो नक्शा दिया गया है वो उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके नीचे जो नेक्स्ट मैप दिया गया है, हम लोग एक बार थोड़ी सी इस पर नज़र डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैप आप देख सकते हैं, अभी जो फिगर में बताया जा रहा है, ये एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में इसे बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके हैं, यानी कि ये जो ऊपर वाले नक्शा और ये जो अभी हम लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इंद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ठीक ऊपर की तरफ है। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं और उनमें कुछ जाने पहचाने नाम भी मौजूद हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश का कन्नौज। दूसरे चित्र में यानी कि मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया था। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल चुकी थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपने समुद्र यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। इतनी ही महत्वपूर्ण एक और बात यह है कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेज, नक्शों और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना बड़ा ही जरूरी होता है। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी कि नई और पुरानी शब्दावली। अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग की फारसी आधुनिक फारसी भाषा से बिल्कुल भी अलग है। ये भिन्नता जो है सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ साथ शब्दों के अर्थ भी बहुत ही बदल चुके हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द को ही अगर हम लोग ले लें तो हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी के जो इतिहासकार थे मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आज से सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। यानी कि उस समय हिंदुस्तान का मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में जो कुछ इलाके मौजूद थे सिर्फ उसी के साथ था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के प्रारंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के छवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहाँ भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा था, वहाँ सिर्फ हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़कर देखते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि
अतीत में उन शब्द के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय न हो, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत से बिलोंग नहीं करता हो, जो किसी दूसरे देश से आया हो। मध्य युग में मानो किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग न हो, उसे विदेशी कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता है। इसलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। नेक्स्ट आता है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस, यानी कि इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल हमने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा था। इस किताब में हम मोटे तौर पर 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्ष के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोत का प्रयोग करते हैं, उनमें से हमने बहुत सी बातें ऐसे मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही है। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्का, शिलालेख, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर ही निर्भर हैं। पर कुछ बातें पहले से काफ़ी बदल चुकी है। इस युग में प्रामाणिक लिखित सामग्री की संख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम करने लगे हैं। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता होता गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति शासनजन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालय तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था, यानी कि आर्चिव्स में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग बड़ा ही कठिन भी है। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों को लिखा करते थे। अगर हमने कभी किसी मित्र के गृह कार्य यानी कि होमवर्क की नकल उतारी है, तो हम जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। किसी दूसरे के पेज से किसी भी चीज़ को उतारने में कुछ समय लगता ही है। कभी कभी हमने अपने मित्र की लिखावट समझ में भी नहीं आती है और हमें मजबूर होकर अंदाज लगाकर उस स्थान पर क्या लिखा गया है उसको लिखना पड़ता है। फलस्वरूप हमारे लेख में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे अंतर हो ही जाते हैं। पांडुलिपियों को प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। जब लेखक को कुछ बातें समझ में नहीं आती थी तो वे मोटे तौर पर अंदाज लगाकर वहाँ क्या लिखा गया है उसे लिख देते थे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी यही होता है। पांडुलिपियाँ बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चले थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियाँ बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिलती है। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियाँ पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की अलग अलग प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले बार वाले वृत्तांत की ही जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालय के विशाल संग्रह में कहीं दबा पड़ा था। न्यू सोशल
एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, यानी कि नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से और 1750 के बीच के 1000 वर्ष का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं भी मौजूद थी। इस काल में जिन समुदाय का महत्व बढ़ा, उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए किया जाता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूह ने भी उठाया था। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे जोर शोर से भी हो रहा था। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए, यानी कि किसान बन गए। किसान के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी भी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियां और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथ में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और दर्जा हो सकता था। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाया करती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर ही होती थी। इसके आगे है रीजन एंड एम्पायर। दोस्तों, यहाँ से इसके आगे हम लोग देखेंगे अपने अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद और नमस्कार।